अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? आज असल में हमने शॉर्ट क्लास रखी है, मतलब 30 MCQs करने हैं। मेरा इंटरव्यू है, मैंने फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा, तो 31 MCQ पे थे हम लोग। पेज नंबर 323, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज। और जो एक क्यूरी है डॉक्टर अहमद की, वो इंशाल्लाह मैं रात को फिर सारा डिटेल में पढ़ के आपको बताऊंगी। अच्छा, MCQ नंबर 31 है। अ मेल पेशेंट विच हैज, अच्छा आप लोगों ने वॉइस नोट सुन ली है? पहले मुझे ये बता दें, हेपेटाइटिस बी सी के। समझ आ गई है? उसकी समझ आ गई है सबको? वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप लोगों ने करने होते हैं, वही आपको टॉक्स में भी करने होते हैं। ठीक है, वो जरूर सुन लीजिएगा, उसमें सारा ट्रीटमेंट प्लान सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, 31 MCQ है हमारे पास। अ मेल पेशेंट हैज हिज प्री एम्प्लॉयमेंट हेपेटाइटिस वायरल टेस्टिंग शोज एचपीएस एंटीजन नेगेटिव, एंटी एचपीएस पॉजिटिव, एंटी एचबीसी आईजीजी पॉजिटिव। देखो, आपके पास एचबीएस तो इम्यूनिटी को शो करता है, और एचबीसी आपको शो करता है कि प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था। एचबी एंटीजन नेगेटिव आ गया है, और एएलटी एएसटी नॉर्मल, इस टाइम प्रीवियस इन्फेक्शन को शो कर रहा है। 32 MCQ है। 26 years old मेल प्रेग्नेंट फीमेल, सॉरी प्रेग्नेंट फीमेल है, इज रेफर्ड टू यू एज शी केम टू बी HCV पॉजिटिव और एंटीनेटल टेस्टिंग है। HCV PCR इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट विल यू रिकमेंड हर? अब देखो यहाँ पे इस टाइम उसमें क्या कराना है, प्रीनेटल केयर में प्रेग्नेंट लेडी शुड बी टेस्टेड फॉर HCV विद ईच प्रेगनेंसी। इनिशियल विजिट पे आपने कराना है। HCV पॉजिटिव आ गया, लेकिन प्रेगनेंसी में आप ड्रग्स नहीं देते। इवन के रिबाविरिन भी आपने स्टॉप करानी होती है। ये मैंने हेपेटाइटिस सी के वॉइस नोट में आपको शेयर किया है। रिबाविरिन कितने अर्से पहले स्टॉप करानी होती है? हाँ जी, कौन बताएगा? 6 months. Months. 6 मंथ। वेरी गुड, 6 मंथ पहले स्टॉप करानी होती है। ठीक है। इन ड्रग्स की कभी कभी ड्यूरेशन भी आ जाती है, कोई MCQ इस तरह का। हेपेटाइटिस बी के जो वॉइस नोट्स आपको क्लियर नहीं हुए हैं, वो जो क्यूरीज हैं आप लोगों ने पूछ लेनी है। ठीक है, जो चीज नहीं समझ आ रही वो पूछ लीजिएगा। मैं डॉक्टर काशिफ जब ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, या डॉक्टर इशराफ, डॉक्टर इफरा ने वॉइस नोट से कुछ मैं वो बनाए थे नोट्स, तो वो अगर कोई डॉक्टर इशराफ या डॉक्टर काशिफ में से भेज सकता है, वो ग्रुप पे भेज दीजिएगा। असल में मैंने सेल चेंज किया, तो मेरे पास डाटा कुछ नहीं मिस हो गया। तो डॉक्टर इशराफ या डॉक्टर काशिफ जो प्रीवियस बैच में थे, वो जरूर शेयर करते हैं चीजें। 33 MCQ हमारे पास है। 40 years old male with a history of hepatitis B carrier state presented with nausea, vomiting, jaundice for 2 weeks. ALT AST उसके थाउजेंड्स में 403450। बिलिरुबिन उसका जो है ना वो 4.3 है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज 134 with normal INR albumin. What viral infection could be considered? आपको पता है हेपेटाइटिस बी के साथ आप हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जरूर देखते हो जब भी एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है। हेपेटाइटिस टी का क्या ट्रीटमेंट आया है अभी लेटेस्ट जो अप्रूव हुआ है, कोई बता सकता है? यूरोप में तो मेरा ख्याल है अप्रूव हो भी गया है। वैसे तो आपके पास इंटरफेरोन्स होते हैं ना, एक बार हेपेटाइटिस बी के साथ डी हो जाए तो। वैसे बुलेवर्टाइड, बुलेवर्टाइड के नाम से मेडिसिन है इसकी। ठीक है, बुलेवर्टाइड। 34 MCQ हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टिविटी ऑफ हेपेटाइटिस बी? ये आप सबको पता है, HBV DNA मोस्ट सेंसिटिव मार्कर होता है। 35 MCQ है। 30 years old male has investigation for pre-employment screening shows HPS antigen positive. Further testing showed ALT 25, AST 21, HPV DNA 780, HB antigen negative. फाइब्रोस्कैन पे कोई फाइब्रोसिस नहीं है। अब आपने ट्रीटमेंट क्राइटेरिया देखा था इसमें हेपेटाइटिस बी का क्या था, तो कौन बताएगा कि क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं ट्रीटमेंट का? हाँ जी, क्या क्राइटेरिया था? अच्छा, हेपेटाइटिस बी के वॉइस नोट्स बेसिकली मुझे एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मैंने डिस्कशन की थी, उन्होंने भेजे थे। तो मैं आपको हेपेटाइटिस बी के जो है ना क्लियर कट जो है वो, हाँ, आपके पास एक मैंने पिक्चर भी भेजी थी इसके साथ ना, हेपेटाइटिस बी और ई नेगेटिव एंटीजन और ई पॉजिटिव एंटीजन। तो वो पिक्चर भी देख लो ना, वो भी काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर नेगेटिव आ जाए, हाँ जी, तो 2000, अगर पॉजिटिव आ जाए तो 20,000। ठीक है, साथ में AST ALT का भी ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, तो AST ALT का ज्यादा होना, ये दोनों चीजें मिल जाए या फिर फाइब्रोसिस मिल जाए, ये इंडिकेशन है फॉर ट्रीटमेंट, अदरवाइज फॉलो। 36 हमारे पास MCQ है। 45 years old male has upper GI bleed and ultrasound पे सिरोटिक लीवर है with mild splenomegaly.
Labs were done which shows HbA is antigen positive, ALT 35, HBV DNA is 1500. But will you recommend? अब देखो, एक बार सिरोसिस डेवलप हो जाए ना पेशेंट को, तो लाइफ लॉन्ग टेनोफोविर पे डालना होता है आपने। ठीक है, तो ये एक बार सिरोसिस डेवलप हो गया है पेशेंट को। टेनोफोविर की मैंने आपको वॉइस नोट्स में बताया, दो चीजें देखनी होती हैं टेनोफोविर के साथ, क्या क्या? कौन बताएगा? टेनोफोविर के साथ फॉस्फेट लेवल और क्रेटिनिन जरूर चेक करनी होती है। ये आगे एमसीक्यू भी इसका कोई आएगा। 37 एमसीक्यू है। 32 ईयर ओल्ड फीमेल विद ए हिस्ट्री ऑफ रूमेट एंड कफ एलर्जी। काइंडली बाकी जो भी एंटर हुआ करे अपने आप को जरूर म्यूट रखा करे। इज रेफर टू यू बाय हर हेमेटोलॉजिस्ट हु वांट्स टू स्टार्ट हर ऑन इन्फ्लिक्सिमैब। आज मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस बी हाल ही नहीं आता इसका, या पूछते थे एचआईवी के साथ इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी के साथ इसका क्या ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट कोई डिमार्ट स्टार्ट कर रहा है, हमने पढ़ा था ना उसमें कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो तब नहीं देने होते। अगर दे रहे हो, हेपेटाइटिस बी पेशेंट में है, तो आपको एंटेकाविर देना होगा एज ए प्रोफाइलेक्सिस। अब हेपेटाइटिस बी के साथ जब सी था, तब आपने बी का प्रोफाइलेक्सिस 3 मंथ्स तक दिया। लेकिन जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है जिसमें डिमार्ड्स वगैरह दे रहे हो आप, उसमें आप इसको 18 मंथ्स तक कंटिन्यू करोगे। ठीक है, ये डिफरेंस है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 38। एक सेकंड, ये हिल गया है क्या? ये आगे पीछे हो गया है कुछ स्क्रीन पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 38 एमसीक्यू है। 42 ईयर्स ओल्ड जनरल सर्जन। अब सर्जन का हेपेटाइटिस बी भी डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट ट्रीटमेंट है। जैसे सर्जन में आपके पास मार्कर का लेवल और है एचबीवी डीएनए का, प्रेगनेंसी में आपके पास और है, जनरल पर्सन में और है। सर्जन में और स्मॉल अमाउंट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, एचबीवी डीएनए 200 भी सिग्निफिकेंट होगा। तो वॉइस नोट आपने दोबारा दोबारा सुनोगे ना, फिर समझ आएगा आपको कि प्रेगनेंसी में क्या ट्रीटमेंट है, जो प्रिक मार्कर्स है जिनको जिनको प्रिक हो गई उनमें क्या है, और आपके पास सिंपल ट्रीटमेंट क्या है। तो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट थोड़ा वास्ट है। और आपके पास अब ये एनुअल स्क्रीनिंग के लिए आया है, एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव आ गया है। एचबी डीएनए 640 है, एचबी एंटीजन नेगेटिव है। वैसे तो आम रूटीन में हमने क्या किया था, 2000 वाला और 20,000। लेकिन जो हमारे पास सर्जन है ना, हेल्थ वर्कर्स, उनके लिए 200। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। 39 एमसीक्यू अभी हमने डिस्कस किया है, टिनोफोविर पे है पेशेंट, तो आपने क्या इलेक्ट्रोलाइट फॉस्फेट मेजर करना होगा। 40 एमसीक्यू है। पेशेंट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग कंप्लीट कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस विद एचपीवी डीएनए और एचबीवी और एचडीवी। अभी मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस बी के साथ जब डी हो जाता है ना, तो फिर आपके पास बेस्ट ट्रीटमेंट क्या बचते हैं, इंटरफेरोन्स बचते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कंपनसेटेड सिरोसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंपनसेटेड सिरोसिस की वजह से क्या, वैसे इंटरफेरोन्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है? क्या हम सिरोसिस में इंटरफेरोन्स देते हैं? नहीं देते। डीकम्पन डीकम्पनसेशन में नहीं देते। ठीक है, दो जगह डिफरेंट रोल लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कंपनसेशन में भी नहीं देनी, लेकिन कहीं लिखा हुआ है कि कंपनसेशन में अगर हेपेटाइटिस बी और डी हो गया ना, फिर कंपनसेशन में इंटरफेरेंस दे दो। लेकिन अगर डीकम्पनसेटेड सिरोसिस और हेपेटाइटिस बी और डी है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। 41 एमसीक्यू हमारे पास है। 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ मैसिव। और हमारे पास हेपेटाइटिस डी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लाइक लैमिविटीन वगैरह कुछ असर नहीं करती डी में। मैंने आपको एक ही ड्रग बताई है, बुलेवर्टाइड, जो कि अभी अप्रूव हुई है कुछ अर्सा पहले ही। 41 MCQ, 45 years old patient with a history of massive hematemesis and black dye stools for 3 hours. Patient has a history of chronic hepatitis C infection. एग्जामिनेशन पे उसका बीपी जो है ना वो ड्रॉप कर गया है, और अब पल्स उसकी ज्यादा हुई हुई है 110, और कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज है। कोई बता सकते हैं शॉक की कौन सी ग्रेड है? एक शॉक होता है जिसमें आपके पास पल्स काउंट भी नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं बहुत एडवांस शॉक डेवलप हो गया। ये शॉक के ग्रेड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी इस टाइम मेरा ख्याल है ग्रेड 1-2 में है। इसमें आपने जो है ना सलाइन फॉलिसिफिलर रिससिटेशन देनी है, कंपनसेटेड है। 42, which one of the following is the most appropriate initial treatment of bleeding for bleeding esophageal varices? अच्छा, अब यहाँ पे वो इनिशियल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। दो तीन तरह के वेरिसेस होते हैं, लाइक आपके पास वैसे तो वेरिसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो एसोफेजियल वेरिसेस है इसमें बैंड लाइगेशन का रोल है। समटाइम्स वो एमसीक्यू दे देते हैं गैस्ट्रिक वेरिसेस का। गैस्ट्रिक वेरिसेस में क्या बैंड लाइगेशन का कोई रोल है? हाँ जी, कोई बता नहीं, सकता है? क्राइसिस में तो नहीं है।
आई थिंक। हम्म अगर आपके पास गैस्ट्रिक वेरिसेस है तो क्यों नहीं है बैंड लाइगेशन का रूल? क्योंकि वो स्प्लेनिक थ्रोम्ब। वो स्लिप कर जाता है उधर से। ठीक है। तो आपने जो है ना इसोफेजियल वेरिसेस में इसका रोल है, तो हम जो गैस्ट्रिक वेरिसेस अगर मिल जाते हैं ना तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, कौन सा डाई डालते हैं? ग्लू डालते हैं बेसिकली। क्या नाम होता है उसका? 2 cyano एक्रिलेट ना। ठीक है। ये एमसीक्यू पास मेडिसिन में आया हुआ है। आप गेस्ट्रो कर रहे हो पास मेडिसिन के साथ साथ? अभी शुरू किया वैसे। यस ठीक है, मैम, वैसे कर हमारा रहे हैं। पूरा, हाँ ये गेस्ट्रो आपके ना पूरा वीक ही जाएगा इस बार, हमें वीकेंड ऑफ नहीं रखना पड़ेगा, ये लंबे हैं, इसके 200 के करीब एमसीक्यूज है। तो हमारा पूरा वीक ही जाएगा, ये 30 एमसीक्यूज करके हम कर रहे हैं। 43 MCQ है। 43 years old male with a history of decompensated cirrhosis presented with massive hematemesis in melena. And you have resuscitated the patient and gave him terlipressin with other supportive treatment. Patient continues to have new episodes of bleeding. Endoscopy is not available at this time. ये मेरे पास ना मुझसे एसआर के वाइवा में पूछा था इंटरव्यू में कि आपके पास रात के 2 बज रहे हैं, पेशेंट आया है आपके पास और आप कुछ नहीं कर पा रहे इस टाइम पे, लेकिन आपने रिससिटेशन भी कर दिया, फिर भी पेशेंट जो है ना उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही। अब कौन सी 2 टेक्निक्स उन्होंने मुझसे पूछा था। मैंने उन्हें बताया था ये बलून टेम्पोनेट और आपके पास दूसरी कौन सी होती है, कौन बताएगा? सैंक्स टेकन ट्यूब ना। ठीक है। आप ये डाल देते हो वक्त की, अगर ब्लीडिंग तब भी स्टॉप नहीं हो रही होती तो। 44 MCQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू एसोफेजियल वायरसेस? हमने कहा था प्रोपेनोलोल और बैंड लाइगेशन, अगर दोनों ऑप्शंस में तो प्रेफर करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 45। A 43 years old female is evaluated for skin itching and isolated high alkaline phosphatase level. Her AMA is positive and she is on ursodeoxycholic acid with improvement in the line phosphatase symptoms. Patient has no history of GI bleed, encephalopathy, ascites. मतलब वो बता रहे हैं कि कोई डिकम्पनसेशन का फीचर नहीं आ रहा उसमें। ठीक है। अब उसमें व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? अब वो कहते हैं कि इस टाइम पे वैसे पेशेंट में हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आप जो है ना स्किन एचिंग और आइसोलेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड आ गया, तो इसमें आप एंडोस्कोपी वैसे परफॉर्म एसोफेजियल वेरिसेस की प्रोफाइलेक्सिस के लिए कराओगे एंडोस्कोपी। ठीक है। 46 MCQ है। 58 years old male with a history of chronic hepatitis C related cirrhosis decompensated by ascites, presented with progressive dyspnea, worsening of ascites, pedal edema despite compliance to medications. Examination पे raised JVP, pansystolic murmur at the left sternal border, tense ascites, leg edema up to the mid thigh. What is the most probable cause of this condition? चेंज इसमें इसमें आपके पास पेशेंट में पोर्टो पल्मोनरी हाइपरटेंशन बेसिकली डेवलप हुई है, जिसकी वजह से सारा जो है ना हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है। कल हमने पढ़ा था एक हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर था? मैम, कौन बताए? उसका जो डिस्निया था वो लाइंग डाउन पे वर्स होगा, वो अपोजिट टू हार्ट की होगा, फीचर्स लाइन डाउन उसके। पे बेहतर होगा। या और लाइन डाउन पे बेहतर बेहतर होगा। होगा। जी जी। ठीक है, इसको प्लेटिपनिया बोलते लाइंग हैं। डाउन पे। जी, प्लेटिपेनिया। ठीक है। 47 MCQ, 46 years old patient with a decompensated cirrhosis were presented with upper GI bleed. Endoscopy was done which shows gastric fundic varices with active bleeding and small non-bleeding esophageal varices. Glue injection देखो अभी आ गया, 2 cyanoacrylate से उन्होंने किया with stop bleeding initially but after 6 hours patient bleeding again. अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे गैस्ट्रिक वेरिसेस है, आपने डाई डाला, कोई रोल नहीं है, बैंड का तो कोई रोल हो ही नहीं सकता। अब जब एक दफा आपने डाई का डाल दिया उससे बेहतर नहीं हुआ तो फिर आप टिप्स की तरफ जाते हो। ठीक है। 48 MCQ, 67 years old male is presented with forcing of ascites, is diagnosed as having 9.5 centimeter lesion in the right lobe of the liver with right and left portal vein thrombosis. His functional capacity is limited to the self-care and patient is in child pup class B. What is the therapeutic option for him? अच्छा, जो लीवर जो आपके पास एचसीसी का ट्रीटमेंट है वो बार्सिलोना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। किसी को आता है बार्सिलोना क्राइटेरिया क्या है? हाँ जी, कोई बता सकता है? आपके पास आपने बार्सिलोना क्राइटेरिया में देखना होता है मिलान क्राइटेरिया। अगर आपके पास एक लेजन 5 सेंटीमीटर से कम है तो आप लीवर ट्रांसप्लांटेशन कर दो, या अगर एक लेजन बहुत छोटी है, लाइक आपके पास 3 से कम है,
तो फिर आप रिसेक्शन भी कर सकते हो। अगर रिसेक्शन पॉसिबल नहीं है तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, लेजेंस बड़ी हो गई हैं, तो फिर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन थेरेपी या फिर आप टेस की तरफ जाते हो। लेकिन टेस की कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है अगर पेशेंट को पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप हुआ हुआ है, टेस वगैरह करा के आप उसका एम्बोलस डिसलॉज कर दोगे। ये कॉन्ट्रा यहाँ पे जैसा कि बताया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है, आपके पास ड्रग थेरेपी है। अगर पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है, ड्रग ट्रीटमेंट में पहले होता था सोरेफेनी फर्स्ट टाइम थी, अब लेटेस्ट ड्रग आ गई है। कोई बता सकता है? ये आपके क्लिनिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ड्रग्स का पता होना ना, लेटेस्ट एडवांसेस के नंबर होते हैं। अटेजोलिजुमैब और बिवेसिजुमैब अप टू डेट में इसका टेबल बना हुआ है बहुत अच्छा, बार्सिलोना क्राइटेरिया का, वो आपने उसको रट्टे लगा लेने हैं, ठीक है। सेकंड लाइन पे सोरेफेनिप चली गई है। नेक्स्ट है हमारे पास 49 MCQ। 35 years old फीमेल presented with right upper quadrant pain, अल्ट्रासाउंड पे मैस आ गया राइट उसके लोब ऑफ द लीवर पे। MRI with contrast was done which shows arterially enhancing 5 centimeter mass in the right lobe of the liver. Patient is not having previous history of disease except using OCPs for 8 years. What is the probable diagnosis? अच्छा कहते हैं कि OCPs के ना के साथ अगर लीवर मैस मिल जाए तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एडिनोमा ही होता है, इरेस्पेक्टिव है हेपेटिक एडिनोमा के लिए। नेक्स्ट MCQ है 50। अगर कौन सा कह रही हो, मदिया बार्सिलोना क्राइटेरिया कह रही हो या ये वाला MCQ? हाँ, एडिनोमा लीवर का मैस है ना, ट्यूमर है लीवर का एक तरह से, ठीक है। लीवर के आगे ट्यूमर्स की भी टाइप है। अगर आपको ओसीपीस की हिस्ट्री दी हुई है, लीवर वाले मैस मिल गया साथ, तो हिपैटिक एडिनोमा होता है वो, ठीक है। 50 MCQ है 32 years old pregnant female presented with a nausea epigastric pain for 2 days. एग्जामिनेशन पे जॉन्डिस और टेकिकार्डिया मिल गया उसको। शी इज ड्राउजी डिसओरिएंटेड, लैब्स उसकी बिलिरुबिन रेज्ड है। AST-ALT देखो 400 के करीब करीब ही है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस 456 और ग्लूकोज लो बताई दी है। ये मैंने आपको कल ही बताया था, अब आप मुझे खुद आंसर बताओगे इसका क्या है। सिंपल, ये एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी है। डॉक्टर शाजिया इसका जो है ना अप टू डेट में है, अप टू डेट से प्लीज ये कोई टेबल शेयर करते हैं बार्सिलोना वाला। अच्छा, एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट क्या होता है हमारे पास? हाँ जी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट फैटी लीवर ऑफ द प्रेगनेंसी? फौरी आपने डिलीवरी करानी होती है, ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। 51 MCQ हमारे पास है, a patient with decompensated cirrhosis with ascites presented with fever, abdominal pain. What should be the next best treatment step in management? अब आप पे फीवर के साथ आया है तो SBP हो सकता है, तो डायग्नोस्टिक पैरासिम्पटोसिस करानी है। आपके पास SBP के कितनी टाइप्स हैं? हाँ जी, SBP की कितनी टाइप्स हैं? CNNA, MNNB, इनमें आपके पास होता है एक कल्चर नेगेटिव आ जाती है, न्यूट्रो कल्चर नेगेटिव न्यूट्रो जो CNNA है कल्चर नेगेटिव न्यूट्रोसिटिक एसाइटिस। MNB होता है मल्टी टाइप्स बैक्टीरिया मिलते हैं, एक इसके ना 5 वेरिएंट है, ये भी आपको मिलते हैं अप टू डेट से। आप लिखोगे ना वेरिएंट्स ऑफ एसाइटिस, अगर आप लोगों में से कोई और शेयर कर दे तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मुझे रिमाइंड करा देना, मैं शेयर कर दूंगी इसके वेरिएंट्स। 52 हमारे पास है प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी आपके पास होती है ना कि वो आप हम तो ये स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस पढ़ते हैं जो कि CLD के साथ है, सेकेंडरी रप्चर की वजह से होता है, तो उसमें आपके पास मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सेकेंडरी और इसका डिफरेंस भी आएगा, लास्ट MCQ इसमें से आएगा, सेकेंडरी और इसके लिए स्पॉन्टेनियस का डिफरेंस था। नंबर ऑफ और न्यूट्रोफिल्स का डिफरेंस होता है, बैक्टीरिया का डिफरेंस होता है, तो ये आएगा आगे इसका MCQ। 52 है 51 years old patient with decompensated cirrhosis presented with difficulty in sleeping at night time with a daytime somnolence and confusion for 3 days. He also told you that he has diarrhea 5 days ago. What should be the most appropriate next step? अब ये देखो इस टाइम पे उसको जो है ना वो कंफ्यूजन के साथ आया, डायरिया पहले था उसको 5 days ago, इस टाइम नहीं है। तो आप सबसे पहले अर्लीस्ट जो है ना हिपैटिक एन्सेफलोपैथी में आपने देना ही लैक्टोलोज होता है। 53 हमारे पास MCQ है, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस बी developed abdominal distension, अल्ट्रासाउंड पे मॉडरेट एसाइटिस है। What should be the next best treatment for him? स्पाइरोनोलेक्टोन आप दे देते हो। बस ये ध्यान रखना होता है जब आप स्पाइरोनोलेक्टोन स्टार्ट करा रहे होते हो तो इंसेफ्लोपैथी में पेशेंट नहीं होना चाहिए। स्पाइरोनोलेक्टोन की डोज क्या होती है? मिनिमम डोज किससे स्टार्ट करते हो, मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाते हो?
100 से शुरू करते 400 तक जाते वेरी गुड, 100 से स्टार्ट करके 400 लेके जा सकते हैं। 400 तक। अच्छा, हाँ, इसकी एसाइटिस की भी दो चार टाइप्स होती हैं। रिफ्रैक्टरी एसाइटिस होती है एक, जो कि एक रेजिस्टेंट एसाइटिस होती है। वो उसका क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंट वो रिफ्रैक्टरी जिसमें आपने मैक्सिमम मैक्सिमम दे दिया स्पॉन्डेक्टम, फिर भी साइटिस वो नहीं है। स्पाइरोनोलेक्टोन भी दे दिया आपने और लासिक्स भी दे दिया, फिर भी साइटिस भी, इफेक्ट नहीं आ हाँ, रहा, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट हो गई है। रिफ्रैक्टरी क्या है? इसमें वापस डेवलप हो जाए साइटिस, रिफ्रैक्टरी पहले इम्प्रूव कर रिफ्रैक्टरी लें। ये होता है कि रिफ्रैक्टरी के आगे ना फर्दर दो टाइप्स होती है। एक इंट्रैक्टेबल होता है, ये होता है कि पेशेंट एक तो कंप्लायंस उसकी सही नहीं होती मेडिकेशन की, ठीक है। इसकी भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। ये हमारे पास ना क्लिनिकल एग्जाम में हमसे पूछा करते थे, HN सरकार में था लिखा हुआ। अच्छा, मुझे कहीं से मिलता है तो मैं आपको भेजती हूँ HN सरकार से, क्योंकि मैं अभी बुक्स भी अपनी यहाँ पे कंप्लीट नहीं लाई हुई। तो ये आपने देखना है। एक इंट्रैक्टेबल होती है जिसमें आपके पास सारी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपको ड्रग स्टॉप करानी होती है, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट में अब आगे उन्होंने MCQ भी ये बनाया हुआ है 54 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रिफ्रैक्टरी हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स, जैसे है। इसका तो वैसे ही हाइड्रोथोरेक्स का तो लीवर ट्रांसप्लांट है जब हाइड्रोथोरेक्स डेवलप हो जाए। 55 MCQ है। अब आपने देखना है, इंट्रैक्टेबल का था कि ड्रग के साइड इफेक्ट्स है, फिर इसका एक टेस्ट हुआ करता था जो मैंने क्लिनिकल एग्जाम में पढ़ा था, कि या तो पेशेंट की कंप्लायंस पूरे पुअर है या कोई उसमें जो है ना वो मेडिकेशन सही नहीं ले रहा। फिर वो यूरिन में ना टेस्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूट लेवल, देखते हैं सोडियम वगैरह। अगर वो सोडियम रिलीज हो रहे होते हैं, सोडियम पोटाशियम, तो इसका मतलब है डायूरेटिक तो ले रहा है, कंप्लायंस उसकी सही है। फिर भी एसाइटिस हो रही है तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंट ही है। इस तरह के 3 टेस्ट दिए हुए थे अप टू डेट में। 55 MCQ है, patient with a cirrhosis has a new onset ascites, diagnostic paracentesis was done which shows neutrophil count of 150, कल्चर पे उसका जो है ना पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस आ गया। अब देखो ये इन्होंने ना वेरिएंट्स दिखाए में, नॉन न्यूट्रोफिलिक बैक्टीरिया साइटिस, सेकेंडरी बैक्टीरियल, न्यूट्रोफिलिक। अब यहाँ पे तो आपके पास जो स्टेफ ग्रुप है ना वो कंटेमिनेशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये वेरिएंट्स इन्होंने भी दिखाए में बाकी। अब जो आपके पास एक MCQ आ गया उसमें कोई डिटेल आ गई है तो वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी चीजें क्या है। 56 MCQ, a patient with ascites has developed SPP which was treated successfully with ceftriaxone for 1 week. Now you want to restart the patient, but medication should be given. आपको पता है आप लीवो नॉरफ्लॉक्सासिन हम यहाँ पे वार्ड में सिप्रो दे रहे होते हैं 750 मिलीग्राम, ठीक है, वंस वीकली प्रिवेंशन में। एसपीपी का एसपीपी की प्रिवेंशन आपने किन किन पेशेंट्स में करनी है? पास मेडिसिन ने इसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है बड़ा अच्छा, कि प्रीवियस एपिसोड हो गई है एसपीपी की, हिपैटो पल्मोनरी हिपैटो नीडल सिंड्रोम के चांसेस हैं पेशेंट में, और प्रोटीन्स के लेवल भी लिखे हुए हैं कि 15 से कम हो गई है उस फ्लूइड में। यूनिट देख लीजिएगा, 7 की यूनिट क्या था, ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 57। A patient with a history of refractory ascites with decreased urine output, RFT is done, which shows urea 67, creatinine 3.1, urinary sodium is 5. Examination पे 10 से ascites है, BP 95/60. What should be the initial treatment for him? आपको पता है एल्ब्यूमिन और टर्लिप देते हो आप इसमें, ठीक है। अब आपके पास हिपैटोरीनल सिंड्रोम के पता है लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी भी आ गई है नाम की, कोई बता सकते क्या है? आपके पास अब इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं AKI, हिपैटोरीनल सिंड्रोम AKI, हिपैटोरीनल सिंड्रोम CKD। टाइप 1 जो होती है वो AKI इंड्यूस्ड होती है, टाइप 2 जो होती है वो CKD। डेविडसन वगैरह ने भी लिखी हुई है इस टर्मिनोलॉजी को और CMDT ने भी। 58 MCQ, which one of the following cause of hepatocellular carcinoma can cause HCC without underlying cirrhosis? आपको पता है नैश जो है ना वो एक ऐसी टाइप है जो कि विदाउट जो है ना सिरोसिस HCC करा सकती है। 59 MCQ है, known case of hepatitis C has developed worsening of ascites, abdominal pain, alpha fetoprotein उसके 400 आ गए हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे मैस लेजन आ गया है, ये आपको पता है जब आपके पास मैस लेजन आ जाए आप ट्राइफिजिक सिटी कराते हो। मैंने आपको बताया था ट्राइफिजिक सिटी विद, बल्कि ये क्लिनिकल वालों को कराया था, ट्राइफिजिक सिटी विद कंट्रास्ट एनहांसमेंट क्या होता है? आप हिपैटिक मास को जो डिफरेंशिएट करते हो वेदर इट इज HCC या कोई हेपाटोमा है, तो इस पे क्या होता है, आर्टीरियल एनहांसमेंट हुई होती है ट्राइफिजिक सिटी पे। जहां जहां पे एओर्टा जो बॉल के तौर पे नजर आ रहा होता है ना सीटी स्कैन में, MRCP2 वाले कैंडिडेट्स तो करते हैं स्लाइड्स, तो वहां वहां जो है ना लेगन भी इनहांस हो जाती है, वाइटिश हो जाती है ज्यादा, जहां जहां एओर्टा इनहांस होता है। और तो इसे बोलते हैं आर्टीरियल एनहांसमेंट। और डिलेड वीनस वॉश अच्छा आउट मैम, होता है, ये कैरेक्टर।
हाँ, इसमें वो कंट्रास्ट दे देते हैं, जो जो ट्यूमर उसकी ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है तो वो कंट्रास्ट रिटेन कर लेता है, उसकी हाँ वॉश जी, आउट डिले हो जाती है, वेरी डिले गुड, बिल्कुल वेनिस ऐसे ही वाश होता है। आउट आती है। हाँ, इसीलिए इसीलिए तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसलिए एचसीसी में ट्राइफिजिक्सिटी हम कराते हैं। हम्म। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू आज का हमारा है। ये देखो, इन्होंने ये बताए हुए नीचे क्राइटेरिया बताए हुए हैं कि आपने 2 सेंटीमीटर से ऊपर हो गया, क्या क्या लिए इन्वेस्टिगेशन करा हो गया। हाँ, ये बिल्कुल एचसीसी का है, ट्राइफिजिक्सिटी का ना। एचसीसी में आपके पास आर्टीरियल एनहांसमेंट विद डिलेड वेनस वॉश आउट। 60 है, नॉन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी रिलेटेड सिरोसिस इज डायग्नोस्ड विद एचसीसी। सीटी लीवर पे उसका जो है ना 4.7 सेंटीमीटर लीजन आ गई है विद नो पोर्टल वेन इन्वेजन। देखो ये क्राइटेरिया पे मीट कर रहा है, मिलान क्राइटेरिया पे, तो ये लीवर ट्रांसप्लांट कराना होगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक हमारा आज का कोर्स मतलब ये कंप्लीट होता है। सैटरडे संडे हम इस पर ऑन रखेंगे। और आपको हेपेटाइटिस बी के वॉइस नोट्स दोबारा, मेरा ख्याल है इनकी तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो आप लोग ना इसको दोबारा सुनो। आपने ये याद रखना है कि आपको हेपेटाइटिस बी का आपने ब्रिक वालों में भी देखना है, सर्जन्स में क्या क्राइटेरिया है, आम लोगों में क्या क्राइटेरिया है, प्रेग्नेंट लेडी में क्या क्राइटेरिया है ट्रीटमेंट प्लान का। और आपके पास अगर एक बार डीकम्पनसेशन हो जाए फिर क्या ट्रीटमेंट है, इन्फेक्शन विद एचआईवी है फिर क्या ट्रीटमेंट है, इन्फेक्शन विद जो है ना पेशेंट का आपके पास हेपेटाइटिस सी के साथ है तब क्या ट्रीटमेंट है, अगर पेशेंट जो है कोई और डिमार्ड्स या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग ले रहा है तब क्या ट्रीटमेंट है। तो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं फिर आपको मुझे मैं वॉइस नोट खुद बनाऊंगी। असल में मैंने ना उन्हीं से उस टाइम पढ़ा था, गेस्ट्रो वाली जो थी ना, तो मैं खुद से वॉइस नोट बना लूंगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मेरे ना आजकल वो मैं जरा अप्लाई धड़ाधड़ कर रही हूँ, तो इंटरव्यूज चल रहे हैं बहुत स्पीड में, तो इस वजह से। तो आज भी मेरा इंटरव्यू है, आप सब दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह करे अच्छा हो जाए। तो मैं आपको फिर ना कल कल कर दूंगी रात में वॉइस नोट सारे। ठीक है, चलो फिर दुआ में याद रखते हैं, सब दुआ करें अच्छा हो जाए और ये सिलेक्शन हो जाए मेरी। ओके। और एक्सपीरियंस भी शेयर कर देंगे। हाँ, मैं बताऊंगी, वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो तो मैं आपसे शेयर कर ही देती हूँ, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ जो पाकिस्तान में हो पाकिस्तान में ही बेहतर है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं हम लोग, कल अपने टाइम पे क्लास रखेंगे। तो ठीक है, बाकी मैं आपको खुद हेपेटाइटिस बी के वॉइस नोट्स बना के भेजती हूँ कल तक इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।